हेलो फ्रेंड, आइए आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तुगलक वंश से संबंधित है। जहाँ तक बात हम तुगलक वंश की करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक और बिन तुगलक के बाद जो अगला शासक होता है जिसका नाम होता है फ़िरोज़ तुगलक, जिसके शासन का टाइम है 1351 से लेके 1388। ये ओवरऑल इसके पूरे शासन का टाइम है। फ़िरोज़ तुगलक ये इसका वास्तविक अगर नाम पूछा जाए, फ़िरोज़ तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम था कमालुद्दीन फ़िरो इसका वास्तविक नाम होता है। कभी भी अगर आपसे पूछे कि फ़िरोज़ तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका नाम था कमालुद्दीन फ़िरो। और ये तुगलक कालीन एक ऐसा शासक था जो हिंदू माता के गर्भ से पैदा हुआ था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है। ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा तुगलक वंश का शासक था जो हिंदू माता के गर्भ से पैदा हुआ था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा फ़िरोज़ तुगलक। इसकी माता का नाम था बीबी जैला। अगर माता का नाम पूछे तो बीबी जैला इसकी माता का नाम था। ये जानते रहिएगा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा और ये बनेगा कि इसकी माता का क्या नाम था। तो आप बता सकते हो कि इसकी माता का नाम था बीबी जैला। फ़िरोज़ तुगलक ये एक उदार शासक था और इसकी उदारता का परिचय इस बात से मिलता है कि इसने बहुत सारे प्रशासनिक विभाग में फेरबदल किया। इसने 24 कष्टकारी करों को इसने समाप्त कर दिया। यहाँ से भी एक पूछा जाता है कितने करों को इसने समाप्त किया था। अगर ये पूछे तो आप बता सकते हैं कि 24 कष्टकारी करों को इसने समाप्त किया। और इन 24 कष्टकारी करों को समाप्त करने के बाद इसने मात्र 4 कर लगाए। इस्लामिक नियम कानून के तहत इसने 4 कर लगाए। वो 4 कौन से वो 4 कर थे? तो पहला था जजिया, दूसरा जकात, तीसरा खुम्स और चौथा था खराज। ये 4 कर होते हैं। ये जब इसने 24 कष्टकारी करों को समाप्त किया तो 24 कष्टकारी करों को समाप्त करने के बाद इसने 4 कर लगाए। जजिया किसे कहते हैं? कभी यही पूछा जाता है कि जजिया किसे कहते हैं। तो जजिया होता है कि गैर मुसलमानों से लिया गया जो कर होता है उसको जजिया कहते हैं। गैर मुस्लिमों से लिया गया कर, गैर मुस्लिमों से लिया गया कर जो होता है उसको जजिया कहा जाता है। और इस जजिया में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जिनसे जजिया नहीं लिया जा सकता। जैसे जो बेरोज़गार व्यक्ति हो उससे जजिया नहीं लिया जाएगा, जो महिला होती है उससे जजिया नहीं लिया जाता, और जो विकलांग व्यक्ति होता है उससे जजिया नहीं लिया जाता है। ब्राह्मणों से अभी तक जजिया नहीं लिया जाता था, लेकिन ये पहला ऐसा तुगलक वंशी शासक होता है फ़िरोज़ तुगलक जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों से जजिया कर लिया था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो कि उसका सही आंसर हो जाएगा फ़िरोज़ तुगलक ने ही ब्राह्मणों से पहली बार जजिया लिया था। और ये पूछे कि पहली बार जजिया कर किसने लिया, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा बिन कासिम ऐसा पहला अरबी आक्रमणकारी होता है जिसने सबसे पहली बार जो है भारत में जजिया कर की शुरुआत करी। तो इस तरीके से अगर जजिया कर की शुरुआत की बात करेगा तो बिन कासिम हो जाएगा। इसका पूरा नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम। इसी ने सबसे पहली बार जो है भारत में जजिया की शुरुआत करी। और ब्राह्मणों से पहली बार जजिया कर किसने लिया, ये पूछा जाएगा तो हो जाएगा फ़िरोज़ तुगलक। अगला जकात किस प्रकार का कर होता है, अगर ये पूछा जाए तो ये जानते रहिएगा कि जकात जो होता था ये धनी मुसलमानों से लिया गया कर होता है। ठीक है, धनी मुसलमानों से लिया गया कर। और कितना लिया जाता था, कभी कभी यही पूछ लिया जाता है, तो 2.5% यानी लगभग 40% ये कर लिया जाता था। और जो मुसलमान इसको देने योग्य होता था, अर्थात धनी मुसलमान, ये शब्द आपको कहना
अति आवश्यक है। अगर आपने धनी मुसलमान नहीं कहा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये संभ्रांत जो मुस्लिम परिवार होता था उन्हीं लोगों से ये कर लिया जाता था ज़कात। और खुम्स कैसा कर होता था? अगर ये पूछे कि खुम्स किस प्रकार का कर होता है, तो खुम्स जो होता था वो युद्ध में लूट का धन हुआ करता था। युद्ध में लूट का धन, ये इसी को कहते थे खुम्स। और ये कितना होता था? तो 4/5, 4/5 जो होता था ये शासक लेता था। ठीक है, ये शासक के लिए होता था। कभी भी अगर आपसे पूछे कि ये 4/5 कौन लेता था, ये शासक के लिए होता था 4/5। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसका जस्ट अपोजिट उल्टा लिया है। 4/5 उसने क्या किया कि ये जो है स्वयं ले लिया और जनता के लिए जो कर होता था 1/6 उसने जनता में बांटा। और जबकि वास्तविक ये है कि ये 4/5 जो है जनता के लिए होना चाहिए और 1/6 इनके लिए होना चाहिए। लेकिन ये जो है वास्तविक रूप से कुछ ऐसे शासक हैं जिन्होंने इसका स्वयं अपने लिए उपभोग किया है। तो ये जानते रहिएगा, ये अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जिसने ये 4/5 स्वयं ये कर लिया है। ठीक है, तो खुम्स युद्ध में लूट का धन हो गया। खराज क्या होता है? खराज होता है एक प्रकार का कर होता है जो 1/10 लिया जाता था। कितना लिया जाता है? तो 1/10। इस बात को जानते रहिएगा। सामान्य कर होता था जो आय का या उपज का जो लिया जाता था वो कितने भाग होता था, कभी यही पूछता है। तो अगर भाग पूछे तो 1/10। ठीक है, इस तरीके से ये 4 जो है कर लगाया फिरोज़ तुगलक ने। और कितने करों को समाप्त किया? तो 24। और ये पहला ऐसा शासक होता है कि जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। तो जब इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया तो उसने एक अलग कर लगाया जिसको कहते थे सिंचाई कर। सिंचाई कर, इसको एक नाम से जाना जाता है। सिंचाई कर को कहते हैं सिंचाई कर। ये पहली बार किसने लगाया? कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि सिंचाई कर किसने लगाया तो फिरोज़ तुगलक ने लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि इसने नहरों का निर्माण कराया और नहरों का निर्माण कराने के कारण ही ये सिंचाई कर पहली बार लगाता है। ठीक है, तो जब कभी पूछा जाए आपसे कि किसने पहली बार सिंचाई कर लगाया तो आप बता सकते हैं कि फिरोज़ तुगलक ने ही पहली बार। तो सिंचाई कर पहली बार लगाया फिरोज़ तुगलक। अगर नाम पूछे कि सिंचाई कर को किस नाम से जाना जाता है, कभी कभी सिंचाई कर नहीं देगा तो इसकी जगह देगा हक़-बे-सर्ब। हक़-बे-सर्ब, ठीक है, हक़-बे-सर्ब नामक कर किसने लगाया? तो ये जानते रहिएगा फिरोज़ तुगलक। इसी ने हक़-बे-सर्ब नामक कर लगाता है। और ये कृषि करों को समाप्त करके उसकी जगह जो है अबवाब, अतिरिक्त कर एक होता है अबवाब, वो लिया इसने। और ये सल्तनत काल का पहला शासक होता है जिसने राज्य का पूरा ब्यौरा ख्वाजा हिसामुद्दीन से तैयार कराया। तो ये पूछे कि सल्तनत काल का ऐसा कौन सा पहला शासक होता है जिसने अपना पूरा विवरण किससे तैयार करवाया? तो ख्वाजा हिसामुद्दीन से। ख्वाजा हिसामुद्दीन, ठीक है, ये नाम ज़रूर याद रहना चाहिए किससे इसने पूरा विवरण तैयार करवाया था। तो ख्वाजा हिसामुद्दीन, जिससे इसने अपना पूरा विवरण तैयार करवाया, ये नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए। और इसने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में इसने ये बताया कि जब अल्लाह किसी को भी वृद्ध होने के बाद उसकी आजीविका उससे नहीं छीनता तो भला मैं किसी भी सैनिक को उसके प्रशासनिक व्यवस्था से कैसे हटा सकता हूँ। तो ये बात किसके लिए लागू होती है, कभी अगर पूछा जाए तो ये जानते रहेगा कि ये बात जो है फिरोज़ तुगलक के लिए कही गई है। उसने जो है, और इसका जो शासनकाल होता है ये कहा जाए कि सबसे भ्रष्ट शासनकाल किसका था, ये पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि फिरोज़ तुगलक का जो शासनकाल था वो सबसे भ्रष्ट शासनकाल था। इसका शासनकाल सबसे भ्रष्ट शासनकाल के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसके शासनकाल को सबसे भ्रष्ट शासनकाल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसने एक बार एक सैनिक को जो है
अपने घोड़े पास कराने के लिए उसको एक टंका दिया था। तो इसी के आधार पर ये कहा जाता है कि इसका जो शासनकाल होता है वो सबसे भ्रष्ट शासनकाल होता है। और इसने एक इतलामा नामक एक हुंडी का प्रचलन किया। इतलाक नामक हुंडी का प्रचलन किसने किया? अगर ये पूछा जाए, इतलाक नामक हुंडी का प्रचलन जो है इसने फ़िरोज़ तुगलक ने किया था। ये इतलाक नामक हुंडी क्या होता था कि सैनिकों को एक अधिकार दिया जाता था, ये कहें कि एक परमिट होता था, सैनिकों को परमिट दिया जाता था। तो ये परमिट बाद में सैनिकों ने क्या किया कि इस इतलाक नामक परमिट को जो है इन लोगों ने कुछ पैसों पर जो है दूसरे को बेच दिया करते थे। तो इस तरीके से इसका जो शासनकाल होता है वो थोड़ा सा इसके शासनकाल में सैनिक अपनी मनमानी करने लगे। और दूसरी बात ये कि इसने क्या किया कि जागीरदारी व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया इसने। इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक होता है खिलजी वंश का, जिसने नगद वेतन देने की, सैनिकों को नगद वेतन देने की परंपरा उसने शुरू की थी। तो ये भी जानते रहिएगा, कभी अगर आपसे पूछ ले कि सल्तनत कालीन में पहला ऐसा कौन सा शासक होता है जिसने नगद वेतन देने की परंपरा का प्रारंभ किया, अगर ऐसा पूछा जाएगा तो ये जानते रहिएगा कि सल्तनत कालीन पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी होता है जिसने नगद वेतन देने की परंपरा को प्रारंभ किया था। लेकिन उसके बाद जब फ़िरोज़ तुगलक शासन सत्ता पर आसीन होता है तो फ़िरोज़ तुगलक ने क्या किया कि अभी तक जो नगद देने की परंपरा, नगद वेतन देने की परंपरा थी, जिसका निर्वहन गयासुद्दीन तुगलक और बिन तुगलक के समय में चलता रहा, उसको इसने क्या किया कि उसमें परिवर्तन कर दिया फ़िरोज़ तुगलक ने। अब इसने क्या किया कि नगद वेतन की जगह इसने जागीरें देना प्रारंभ कर दिया, ज़मीन का टुकड़ा देना प्रारंभ कर दिया। तो अगर ये पूछा जाए कि पुनः सल्तनत कालीन कौन सा शासक होता है जिसने जागीर देना प्रारंभ किया, तो ये अगर पूछा जाता है तो हो जाएगा फ़िरोज़ तुगलक। इसी ने जागीर देने की परंपरा को फिर से शुरू किया था। ठीक है, जागीर देने की परंपरा ये अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि इसको किसने प्रारंभ किया था, तो इसको फ़िरोज़ तुगलक ने फिर से प्रारंभ कर दिया था। और इसके साथ साथ इसने क्या किया कि सैनिकों का जो अभी तक आपने देखा कि इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी के समय में उनका एक होलिया होता था सैनिकों का, और उनके जो घोड़े होते थे उनको दागने की परंपरा हुआ करती थी सल्तनत कालीन में, ताकि ऐसा हो कि कोई भी जो भी सैनिक हो वो अपने घोड़े ना बदल पाए। तो ये इस परंपरा में भी इसने छेड़खानी करी फ़िरोज़ तुगलक ने। इसने अपने सैनिकों को खुद जो है स्वयं घोड़े पास कराने के लिए जो घोड़े का प्रशासनिक विभाग का जो अधिकारी होता था, जो घोड़ों को पास किया करता था, उसको जो है इसने क्या किया कि अपनी सेना को जो है एक टंका दिया और ये कहा कि इस टंके को जो है उस अधिकारी को देकर आप अपना घोड़ा पास करा लो। तो इस तरीके से ये कहा जाए कि इसने सैन्य व्यवस्था जो इससे पहले चली आ रही सैन्य व्यवस्था होती है, वो अच्छी सैन्य व्यवस्था थी, उसकी जगह जो है इसने सैनिकों को अपनी तरफ मोल्ड करके उस व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। फ़िरोज़ तुगलक ने क्या किया कि इसने खुतबे में परिवर्तन कर दिया। अभी तक खुतबे में ये देखा जाता था कि मात्र वर्तमान शासकों को शामिल किया जाता था, जो खुतबा पढ़ा जाता था उसमें वर्तमान शासकों को शामिल किया जाता था। लेकिन फ़िरोज़ तुगलक ने अब खुतबों में भी परिवर्तन कर दिया। इसने क्या किया कि अब अपने से पूर्व शासकों को भी इस खुतबे में उनका नाम भी शामिल कर लिया गया, और इसमें एकमात्र ऐसा नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसको इस खुतबे में शामिल नहीं किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि ऐबक किस नाम को फ़िरोज़ तुगलक ने अपने खुतबे में शामिल नहीं किया था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक जैसे इस नाम को जो है उसने अपने खुतबे में शामिल नहीं किया था। और दो ऐसे नाम होते हैं जिनका नाम इसने इस खुतबे में शामिल किया, वो होता है मोहम्मद गोरी से लेकर फ़िरोज़ तुगलक के दो उत्तराधिकारियों, यानी नासिरुद्दीन मोहम्मद तथा अलाउद्दीन सिकंदर। नासिरुद्दीन मोहम्मद और अलाउद्दीन सिकंदर, यानी पूर्व शासकों के नाम की बात, अगर क्रम की बात कभी पूछ ले, बाय द वे जब बहुत अंदर जाएगा तो ये क्वेश्चन बना सकता है कि
फिरोज तुगलक सल्तनत कालीन का कौन सा ऐसा किन शासकों को इसने खुतबे में शामिल किया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनाता है तो वहाँ क्रम भी दे सकता है। तो जब ऐसे में क्रम देगा तो मोहम्मद गोरी का नाम देगा, तो मोहम्मद गोरी का नाम हो जाएगा। और गोरी के बाद आने वाले जो भी सारे शासक होंगे उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया जाए, ऐबक का नाम नहीं आएगा। मात्र यही ऐसा शासक होता है, ऐबक के बाद जितने शासक हुए उन सारे शासकों का नाम इसमें है। और फिरोज तुगलक से पहले जो 2 शासक होते हैं इनके नाम भी हैं, लेकिन ऐबक का नाम नहीं होता इस खुतबे में। तो जब भी अगर आपसे पूछे क्रम पूछेगा तो इन मोहम्मद गोरी से लेते हुए जितने भी सारे शासक हुए उन सभी के नाम आपको देखना होगा और ऐबक का नाम छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, तो इस बात को जानते रहिएगा, याद रखिएगा। जब भी कभी अगर ऐसा क्वेश्चन बने और पूछे तो आप बता सकते हैं। इसके कुछ जन कल्याणकारी कार्य भी हैं फिरोज तुगलक के। आइए कुछ इसके जन कल्याणकारी कार्य देखें, वो कौन कौन से ऐसे जन कल्याणकारी हैं। फिरोज तुगलक के कुछ जन कल्याणकारी कार्य हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। फिरोज तुगलक ने एक कमेंट किया था, इसने कहा कि खजाना बड़ा होने से अच्छा है लोगों का जन कल्याण। खजाना चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, अगर लोगों का कल्याण नहीं हो पाता तो ऐसे राज्य का खजाना किसी काम का नहीं होता। तो ये अगर पूछा जाए कि ये कमेंट किस शासक के संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा, ये जो कमेंट है ये फिरोज तुगलक के लिए प्रयुक्त किया गया है। और फिरोज तुगलक ने कई सारे जन कल्याणकारी कार्य किए, जिसके तहत उसने पहला जो है दास विभाग बनाया। दास विभाग को एक और नाम से भी जाना जाता है। मान लीजिए अगर कि दास विभाग नाम नहीं देता तो उसकी जगह कौन सा नाम देगा, तो उसकी जगह देगा दीवान ए बंदगान। क्या नाम देगा, तो दीवान ए बंदगान। तो दीवान ए बंदगान यानी दास विभाग। और फिरोज तुगलक के समय में दासों की संख्या थी 1,80,000। 1,80,000 ये फिरोज तुगलक के समय में दासों की संख्या होती है। जब कभी पूछा जाए किसके समय में दासों की संख्या 1,80,000 थी, तो आप बता सकते हो कि फिरोज तुगलक के समय में दासों की संख्या 1,80,000 थी। और इसमें जो है दास विभाग जिसमें 1,80,000 दासों की संख्या होती है। अब थोड़ा सा डीप में अगर जाए और एक क्वेश्चन बनाए कि कितने दास इसमें ऐसे थे जो शिल्पी थे, तो 12,000 दास थे जो शिल्पी थे। 12,000 दासों की जो संख्या थी वो क्या थे, शिल्पी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में जाएगा तो बना सकता है। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए तो ये आप बता सकते हो कि कितनी संख्या जो थी ऐसे थे जो शिल्पी थे यानी कारीगर थे, तो आप बता सकते हो कि 12,000। ठीक है। और दूसरा अर्ज ए बंदगान, ये तो दीवान ए बंदगान हो गया। अर्ज ए बंदगान ये क्या होता था, अर्ज ए बंदगान। अर्ज ए बंदगान कैसा विभाग था, तो ये अर्ज ए बंदगान दासों की देखभाल करना अन्य जो है इसका कार्य हुआ करता था। तो ठीक है, जब कभी अगर आपसे पूछे कि अर्ज ए बंदगान का कार्य क्या हुआ करता था, तो दासों का भर्ती करना, निरीक्षण करना, इन सब सारी चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी होती थी, तो अर्ज ए बंदगान की। दासों की भर्ती करना, उनको देखभाल करना, इन सभी की जिम्मेदारी इसकी होती थी, दीवान अर्ज ए बंदगान की। ठीक है। और अगला जो विभाग होता है ये होता था दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात ये दान विभाग हुआ करता था। खैरात के नाम से ही जैसा आभास हो जाएगा किस प्रकार का विभाग होता था। तो दीवान ए खैरात जो होता था वो दान विभाग हुआ करता था। गरीब मुस्लिम विधवाओं के लिए इसने इस प्रकार की व्यवस्था की थी। ठीक है। तो दीवान ए खैरात। दीवान ए सफ़ा, दीवान ए सफ़ा ये चिकित्सालय होता था। क्या होता था,
चिकित्सालय, ठीक है। दीवान सफ़ा यानी सरकारी अस्पताल, जब कभी अगर पूछे तो दीवान सफ़ा जो होता था वो चिकित्सालय या राजकीय चिकित्सालय, ठीक है, सरकारी चिकित्सालय हुआ करता था। दीवान सफ़ा या दारुल सफ़ा भी कहते हैं इसे, जानते रहिएगा। दीवान इस्तेहाक, दीवान इस्तेहाक अगला, इसको दारुल सफ़ा के नाम से भी जानते हैं। जब दारुल सफ़ा, ठीक है, जानते रहिएगा। कभी अगर पूछे मान लीजिए ये दीवान सफ़ा नाम न दे तो इसकी जगह क्या नाम देगा, तो दारुल सफ़ा, चाहे दारुल सफ़ा नाम लिख के दे चाहे दीवान सफ़ा, कोई दिक्कत नहीं, ये चिकित्सालय हुआ करता था सरकारी, ठीक है। और अगला देखिएगा दीवान इस्तेहाक। दीवान इस्तेहाक क्या होता था, दीवान इस्तेहाक ये किस प्रकार का विभाग होता था दीवान इस्तेहाक, तो दीवान इस्तेहाक जो है पेंशन विभाग होता था, पेंशन विभाग। दीवान इस्तेहाक नामक पेंशन विभाग की भी इसने स्थापना की। और इसने अगला लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी, ठीक है। लोक निर्माण विभाग के तहत ही इसने 300 नगरों का निर्माण कराया था, ठीक है। इस संख्या को जानते रहिएगा, कितने नगरों का निर्माण कराया, तो 300 नगरों का, 1200 फलों के बगीचे लगवाए, ठीक है, कई सारी नहरों का निर्माण कराया। तो जिसमें कुछ प्रमुख जगह है जिनका निर्माण इसने करवाया था, जैसे जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, आदि। ठीक है। जौनपुर इसने जौनाखा की याद में जौनपुर का निर्माण कराया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जौनाखा, यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फिरोज तुगलक ने किसकी याद में जौनपुर का निर्माण कराया था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा कि इसने जो है जौनाखा यानी मोहम्मद बिन तुगलक, चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक का ही एक नाम और था जौनाखा, ठीक है, तो ये जानते रहिएगा उसी की याद में इसने जौनपुर का निर्माण कराया था। तो यहाँ से कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये सिविल से लेते हुए अन्य कई सारे एग्ज़ामों में ये पूछ चुका है। तो इस तरीके से ये जानते रहिएगा, आपसे यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकता है। और हिसार, फिरोजाबाद, फिरोज़ा कोटला मैदान, ठीक है, फतेहाबाद, हिसार आदि जैसे नगरों का निर्माण इसने करवाया था। लगभग 300 नगरों का इसने निर्माण, ये प्रमुख नगर हैं इसमें, जानते रहिएगा। जब भी कभी अगर आपसे पूछे प्रमुख नगरों की बात तो आप इन नगरों के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसने की थी। और अपने बंगाल अभियान के समय इसने इकदला का नाम बदलकर आज़ादपुर और पांडुआ का नाम फिरोजाबाद, इकदला का नाम आज़ादपुर, और पांडुआ का नाम होता है फिरोजाबाद, ठीक है। ये नाम दोनों जरूर आपसे पूछा जा सकता है कि किसका नाम जो है बदलकर इसने फिरोजाबाद किया था। तो आप बता सकते हो पांडुआ का नाम बदल के इसने फिरोजाबाद किया और इकदला का नाम बदल के आज़ादपुर किया था, ठीक है। इकदला का नाम बदल के इसने आज़ादपुर किया था। इन दोनों नामों को जानते रहिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आया भी है और आता भी है, ठीक है, एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। और इसने कुतुब मीनार, पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद, शमसी तालाब, इल्तुतमिश का मकबरा, अलाई दरवाज़ा आदि जो है आदि की इसने मरम्मत करवाई। तो ये अगर कभी पूछा जाए कि किस सुल्तान ने जो है कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा,
इल्तुतमिश का मकबरा आदि जो है इमारतों का पुनः निर्माण कराया, फिर से उसकी मरम्मत करवाई। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा। इसने कई सारे नहरों का भी निर्माण कराया और इसके नहर निर्माण के बारे में या नहरों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी कहाँ मिलती है, अगर ये पूछा जाए तो इसके नहरों के बारे में जो विस्तृत जानकारी मिलती है याहिया बिन अहमद सरहिंदी की तारीख़ मुबारक शाही में इसके नहर प्रणाली का व्यापक उल्लेख हुआ है। नहर निर्माण का व्यापक उल्लेख कहाँ मिला है तो याहिया अहमद बिन सरहिंदी, इसी की तारीख़ मुबारक शाही है। याहिया अहमद बिन सरहिंदी की तारीख़ मुबारक शाही, तारीख़ ए मुबारक शाही। तो तारीख़ मुबारक शाही में ही ये पहली बार जो है नहर प्रणाली का व्यापक रूप से उल्लेख मिलता है। जैसे वहाँ तुसी की पुस्तक थी सियासतनामा, उसी में जो है बाज़ार व्यवस्था के बारे में जानकारी, और बाज़ार व्यवस्था के बारे में जानकारी अच्छी कहाँ मिलती है तो बरनी की तारीख़ फिरोज़ शाही में भी बाज़ार व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जानते रहिएगा, जब कभी अगर पूछा जाए नहरों का व्यापक रूप से उल्लेख कहाँ मिलता है तो याहिया अहमद बिन सरहिंदी की तारीख़ मुबारक शाही में। और कुछ ऐसे प्रमुख नहर भी थी जैसे उलूग खानी नहर, राजवाही नहर, हरियाणा में है ये उलूग खानी और राजवाही नहर। उलूग खानी और राजवाही नहर ये हरियाणा में है, इसीलिए हरियाणा क्षेत्र जो होता है वो ज़्यादा लाभान्वित हुआ और इससे जो है उन क्षेत्र की पैदावार में भी इजाफा हुआ। और इस तरीके से फिरोज़ तुगलक की ये सारे जन कल्याणकारी कार्य रहे जिसके कारण जो है ये इतिहास प्रसिद्ध शासक हुआ। और इसने जो है अशोक के 2 स्तंभों को जो है क्रमशः दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, 2 अशोक के ऐसे स्तंभ हैं जो दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, इनको दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ स्तंभों को स्थापित करवाया था। तो ये कभी अगर आपसे पूछे तो बता सकते हैं। और इसमें से एक क्वेश्चन और बड़ा अच्छा बनता है कि कौन सा ऐसा स्तंभ है जिसको सोने का स्तंभ कहा जाते हैं। तो ये अगर पूछता है कौन सा ऐसा स्तंभ है जिसको सोने का स्तंभ कहा जाता है तो दिल्ली टोपरा स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, तो जब कभी अगर पूछे तो जानते रहिएगा। और इसने जो है फिरोज़ तुगलक ने राजमहल के भित्ति चित्रों को मिटा देने का आदेश दिया था। तो ये अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा तुगलक कालीन शासक होता है जिसने अपने राजमहल से भित्ति चित्र मतलब समझते हैं, भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवालों पर की गई जो चित्रकारी होती है। भित्ति का मतलब होता है दीवाल, तो दीवालों पर की गई जो चित्रकारी होती है उसी को कहते हैं भित्ति चित्र। तो इसने भित्ति चित्रों को मिटा देने का आदेश दिया। तो ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जब कभी अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। और इसके बाद इसके सैन्य अभियान की चर्चा करेंगे हम आगे। सैन्य अभियान, फिरोज़ तुगलक के सैन्य अभियान की चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे आपसे। अब आज के लिए इस तरीके से आज के वीडियो में इतना ही, और इसको आप अच्छे से रीड करिएगा। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये सारे जितने हमने विभाग बताए हैं उन विभागों पर विशेष फोकस करिएगा, क्योंकि हर विभाग से क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि दास विभाग की स्थापना किसने की और इनके दासों की संख्या कितनी थी, इन सभी से क्वेश्चन हमेशा बनता है। अर्जे बंदगान से भी बनता है। दीवाने खैरात नामक विभाग की किसने स्थापना की, यहाँ से भी 100% क्वेश्चन बनता है। दीवाने सफ़ा या दारुल सफ़ा कैसा विभाग हुआ करता था, यहाँ से भी पूछा जाता है। तो ये आप बता सकते हैं सरकारी चिकित्सालय हुआ करता था। और उसके बाद आपका जौनपुर, ये भी कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप बता सकते हैं जौनपुर की स्थापना किसने की थी,
तो ये आप किसकी याद में की थी? तो जौना खां की याद में फ़िरोज़ तुगलक ने किया था ये भी। और हिसार फ़िरोज़ाबाद या फ़िरोज़ शाह कोटला ये भी पूछता है। फ़िरोज़ शाह कोटला की स्थापना किसने की? तो आप बता सकते हो फ़िरोज़ तुगलक ने ही फ़िरोज़ शाह कोटला की स्थापना की। फ़तेहाबाद, हिसार जैसे अन्य 300 लगभग नगरों का निर्माण इसने कराया। तो यहाँ से बहुत सारे और नहर, अगर ये कहें नहरों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनाए तो आप बता सकते हो कि नहरों का जो जन्मदाता था वो होता है गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन व्यापक रूप से नहर किसने बनवाया, अगर ऐसा पूछा जाता है तो हो जाएगा आपका फ़िरोज़ तुगलक। इसने बहुत सारी नहरों का, लगभग 300 नहरों का निर्माण इसने करवाया। और 5 विशेष रूप से इसकी प्रमुख नहरें होती हैं, जिसमें उलुग खानी, राजवाही जैसी प्रमुख नहरें हैं। ज़्यादातर हरियाणा में है और इसी के कारण ज़्यादातर लाभान्वित भी हरियाणा हुआ। तो इस तरीके से आज के वीडियो में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।